हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं अपनी चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की स्टार्टिंग। आज है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 1, जहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे अपने कुछ MCQs और कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन। जितने बच्चे हमारे चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, अब उन्हें ये सारी बातें पता होंगी कि कब किस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर कंप्लीट होते ही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज रखते हैं उसी चैप्टर की, जहाँ पर एक ही चैप्टर 80 मार्क्स के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें 20 MCQs होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स के। तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 24, जहाँ पर हम 20 MCQs और 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, सो फटाफट से अपनी आज की अटेंडेंस लगाइए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रा उसको रीड कर लेते हैं। तब तक आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर लिख कर रख लीजिए। देखिए ज़रा। So, question number 1 is, the firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ the higher debt. The factor affecting the choice of capital structure referred to. यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि अगर एक फर्म लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर लेती है डेट को, तो वो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है कि वो और भी ज़्यादा डेट ले सकती है। तो ये कौन सा फैक्टर है जो आपने सोचा होगा वाइल डिसाइडिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? यानी कि जब आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप कुछ फैक्टर्स कंसिडर कर रहे थे। तो लोअर रेट पे डेट को लेना आपकी डेट को ज़्यादा लेने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ये किस में बताया गया है? क्या वो कॉस्ट ऑफ डेट है, क्या वो फ्लोटेशन कॉस्ट है, कंट्रोल है, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है द एक्सपेक्टेड रिटर्न टू द लेंडर, कि जिसने आपको पैसा उधार दिया है आप उसको कितना रिटर्न दे रहे हैं, वो कॉस्ट ऑफ डेट होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, यानी कि किसी फंड को ऑब्टेन करने के लिए जो पैसा आप लोग खर्च कर रहे होते हो वो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। कंट्रोल का मतलब है कि अगर आप इक्विटीज पे ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, यानी कि शेयर्स इशू करते हैं, तो आपका कंट्रोल शेयर किया जा रहा होता है। बट वहीं पे अगर आप डेट्स को इशू करते हैं तो ऐसे में आपका कंट्रोल शेयर नहीं हो रहा होता। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेड रिटर्न है टू द शेयर होल्डर्स। तो बताइए, लोअर रेट ऑफ डेट लेना, लोअर रेट पर डेट को ऑब्टेन करना, इसमें से कौन सा फैक्टर है? आपको आंसर मिल गया होगा, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स। मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ हम लोग करंट एसेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट्स द स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और इसकी वजह से हमारे डे टू डे बिजनेस जो होता है, उसका जो ऑपरेशन होता है, मतलब डे टू डे जो बिजनेस है, वो हम बहुत ईजिली मैनेज कर पाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, या वर्किंग कैपिटल। अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसों की आपको जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है। सो आई होप कि आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग यानी कि अपने बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वही क्या कहलाती है? आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। डैश डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। वो कौन सा डिसीजन है जहां पर आप कैश, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, और अपने रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के बारे में सोचते हैं? कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, या वर्किंग कैपिटल। 2 तरीके के आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़े थे, कैपिटल बजटिंग यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन यानी कि जो शॉर्ट टर्म है। अब उसमें से कौन सा है वो बता दीजिए। इसका मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए हैं।
यस, द करेक्ट ऑप्शन इज वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड द फेवरेबल। याद करो, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी फाइनेंशियल लिवरेज का तो मैंने बोला था कि एमसीक्यू आ सकता है, बस एक कंडीशन आप लोग ध्यान रखना। कुछ कंडीशंस मैंने आपको समझाई थी विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो बताइए जरा कि फाइनेंशियल लिवरेज कब फेवरेबल होगा? व्हेन योर आरओआई इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि जब आपको रिटर्न मिल रही है वो आपकी डेट की कॉस्ट से ज्यादा है। इफ द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लिवरेज इज लो, जब आपको या तो ये दिख रहा है कि फाइनेंशियल लिवरेज की जो डिग्री है यानी कि जो रिस्क है वो कम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, या ये वाली सिचुएशन आप लोग कह रहे हैं, या डेट इज इजीली अवेलेबल, या फिर जब आपको डेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। कब फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि कब ये डेट कंपोनेंट को कैपिटल स्ट्रक्चर में लाना, यानी कि कब फाइनेंशियल रिस्क लेना आपके लिए फायदे का सौदा होता है? बताइए। जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होता है, मतलब अगर आपने अपना डेट ऑब्टेन किया मान लो 10% पे, बट आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट करी उस डेट के अमाउंट की, यानी कि जो पैसा आपने उधार लिया वो कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया, वहां से आपको 12% का रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो 2% का फायदा हुआ ना आपको, यानी कि ये रिस्क लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, कि फाइनेंशियल लिवरेज कब फेवरेबल होता है? जब आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय, यानी कि फंड को मैच करना कि कब चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी के साथ, तो वो आपने कहाँ पढ़ा है? कैपिटल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में, या फाइनेंशियल प्लानिंग में? मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को चारों में से इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। बच्चा कंफ्यूज होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर आपने ध्यान से क्लासेस को अटेंड किया होगा तो फर्स्ट क्लास में जब मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज से जुड़ा होता है। सोचो, ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मेन दो कीवर्ड्स यही थे इसके, प्रिक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन। और फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोगों ने अगर उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड डजंट रेज द फंड अननेसेसरली, मतलब कि जब आपको पैसों की जरूरत हो तब आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए, कहाँ से आएगा इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए, एट द सेम टाइम आप अननेसेसरी फंड्स को रेज नहीं करेंगे। तो अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। उन्होंने बोला है मैच करना है फंड की रिक्वायरमेंट को उसकी अवेलेबिलिटी से, कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कब अवेलेबल कराना है, ये हम कहाँ जाके प्लान करते हैं, ये हम प्लान करते हैं। सो दिस कम्स अंडर दी फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, आपको टर्म्स जो दे रखे हैं कॉलम नंबर 1 में, उसको कॉलम नंबर 2 से मैच करना उनके मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, और इधर अगर मैं देखूं तो सबसे पहला लिखा है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो बताइए, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इसमें से किसके साथ मैच हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल के साथ, वर्किंग कैपिटल के साथ, फिक्स्ड एसेट्स के साथ, या करंट एसेट्स के साथ? आपको बहुत सारे बच्चे इसको करंट एसेट्स के साथ मैच कर देंगे। करंट एसेट्स बोलना और इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स बोलना दोनों में फर्क होता है। हमने कितना पैसा करंट एसेट्स में लगाया, ये किसका पार्ट होता है? वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? इसको मैं मैच करती हूँ बी के साथ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है एसेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो वो कौन से कहलाते हैं? करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये हो गया डी। उसके बाद एसेट्स व्हिच रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसे एसेट्स जो आपके बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए हैं, तो वो कौन से हैं? वो हो गए आपके सी, फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना क्या कहलाता है? फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो चलिए, तो ए का हो गया 4, यहां पर मुझे दिख रहा है सिर्फ ए का 4, तो करेक्ट ऑप्शन यही होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। बी का फर्स्ट, और उसके बाद सी का है थर्ड,
और डी का है आपका सेकेंड, ठीक है। तो यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इजी था ये दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसमें से कौन सा आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड इंटरेस्ट रेट, और द रेट ऑफ रिटर्न, या ऑल ऑफ दिस। यानी कि जब आप लंबे समय के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो लंबे समय तक चलने वाला है, एक नई मशीन लेने वाले हो, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले हो, तो ऐसे डिसीजन को लेते हुए क्या क्या फैक्टर्स माइंड में आएंगे? क्या कैश फ्लो माइंड में आएगा कि आज अगर मैंने 10 लाख लगाया तो कल को मेरे पास कितना पैसा आएगा और कब तक आएगा? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने पे? या फिर मैं इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ? तो मुझे तो लगता है कि शायद सारे ही फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे ना। तो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो 7th का आंसर क्या है हमारे पास? डी। नेक्स्ट, अगेन एक मैच आया हमारे पास, टर्म्स को मीनिंग के साथ आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, सो नंबर 1 इज फ्लोटेशन कॉस्ट, देन ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देन डेट सर्विस कवरेज रेशियो विच इज DSCR। तो अब यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। Comparing the cash profits with the total cash required for the service of the debt and the preferential capital, यानी कि अपने कैश प्रॉफिट को कंपेयर करना कि कितना हमें टोटल कैश की रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज के लिए, ताकि हम अपने सारे डेट्स कमिटमेंट को पूरा कर सके और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी हम पेमेंट कर सके, यानी कि उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो भी हम पे कर सके। तो ऐसा हम फ्लोटेशन कॉस्ट में पढ़ते हैं, ICR में पढ़ते हैं, या डेट सर्विस कवरेज रेशियो। मुझे लगता है यहीं से समझ में आना शुरू हो गया होगा, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट मैच करेगा सी से। नेक्स्ट, एक्सटेंड टू विच अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT की बात हो रही है, ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, किस हद तक आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा। ऐसा कहाँ पढ़ा है हमने? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, नाम से पता चल रहा है। तो ये आया हमारा बी के साथ, सो ऑब्वियसली ये ए का जाएगा, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट विच इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज, कि जब भी हम फंड को रेज करते हैं तो रेज करने के लिए जो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है वो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, सो फर्स्ट ए का है थर्ड, ए का थर्ड मुझे यहाँ पर 2 में दिख रहा है, देन बी का है सेकेंड, तो ये रहा, और सी का फर्स्ट। चलिए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। Question number 9. During the COVID-19 pandemic, the restaurant industry faced many challenges. The slowdown led to the huge decrease in demand. यानी कि COVID-19 के टाइम पे जो पेंडेमिक आई उसकी वजह से जो हमारी एक इंडस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, डिमांड कम हो गई थी। From April 2022, the effect of COVID started reducing. The economy started picking up and a boom was noticed in the restaurant industry. As a result, the large amount of working capital was required with the increased production and sales. याद आ रही होंगी कुछ कुछ लाइनें। COVID-19 आया, अचानक से डिमांड कम हुई, प्रोडक्शन कम हो गया, सेल्स कम हो गई। COVID-19 जब कम होने लगा 2022 में, तो अचानक से फिर से एक बूम पीरियड आया, इंडस्ट्री बढ़ने लगी आगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, सेल्स सब कुछ बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है इसके अंदर जिसने यहाँ पर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट किया? क्या वो बिजनेस साइकिल है, या सीजनल फैक्टर है, प्रोडक्शन साइकिल है, या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी? बहुत से बच्चे बी, ए और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली कि वो हटा देंगे। देखो बेटा, बिजनेस साइकिल यानी कि बिजनेस भी ना बहुत सारे फेजेस फेस करता है काम करते हुए। हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसे बहुत सारे साइकिल्स शो करता है। कभी कभी तो बिजनेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और कभी कभी बिजनेस हमारा लो हो जाता है। तो जब बूम पीरियड होता है तो इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन और सेल्स होता है, बट जब डिप्रेशन का पीरियड होता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है और सेल्स भी कम हो जाती है। ये बिजनेस साइकिल ही है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो बिजनेस साइकिल है। प्रोडक्शन साइकिल क्या है? ये तो वो टाइम पीरियड है कि जब हमने रॉ मटेरियल रिसीव हुआ, हमने उसको कितने टाइम में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोडक्शन साइकिल होता है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम सीजन के वाइज भी तो रहना, सीजन नहीं है, पेंडेमिक एक सिचुएशन है। सीजन तब होता है जब समर विंटर जैसी ऐसी कोई बात हो रही होती, ठीक है, तो सीजनल फैक्टर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिजनेस साइकिल। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द हाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट? मतलब अगर आपने डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करी और वो हाई निकल कर आई तो वो क्या इंडिकेट करती है? लो एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, या पब्लिक से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। लो एबिलिटी टू इशू द प्रेफरेंस शेयर्स, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपकी एबिलिटी कम है। बेटर एबिलिटी टू पे द डिविडेंड्स, कि आप ज्यादा डिविडेंड्स पे कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी अच्छी है। या बेटर एबिलिटी टू मीट द कैश कमिटमेंट, कि आप अपने कैश कमिटमेंट को अच्छे से पे कर सकते हो, आपकी एबिलिटी अच्छी है। अभी ऊपर ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये बताता है कि टोटल कैश प्रॉफिट को हम कंपेयर करके देख रहे हैं टोटल कैश रिक्वायरमेंट से। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है ये आपके कैश कमिटमेंट को पूरे करने की एबिलिटी को ही शो करता है कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है कि आप अपनी कैश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको, डेट रिलेटेड, ठीक है, और प्रेफरेंशियल कैपिटल रिलेटेड। तो अगर एक अच्छी DSCR निकल कर आती है, हाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकल कर आती है, तो ये यही शो करती है कि आप एक बेटर एबिलिटी शो करते हैं टू मीट योर कैश कमिटमेंट्स, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड? लड्डू क्वेश्चन। फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में नहीं लेके जा रही हूँ, बिजनेस वाला बता दो कौन सी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड कहलाती है इसमें से? अभी तो पीछे पढ़ के आए, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बियरिश। अब फटाफट से मुझे बताओ कि बियरिश का मतलब क्या होता है? जब हमारी स्टॉक मार्केट बियरिश फेज में होती है तो क्या होता है? तो मैम उस टाइम पर स्टॉक की प्राइसेस बहुत कम हो रही होती हैं। अच्छा, तो अगर स्टॉक की प्राइसेस कम हो रही होती है तो क्या कंपनी जाएगी, डेट के लिए या इक्विटी के लिए? बताओ। अगर स्टॉक प्राइसेस कम हो रही हैं तो समझदार इन्वेस्टर होते हुए तुम इक्विटी की तरफ जाओगे या डेट की तरफ? ऑब्वियसली जब हमें अपने शेयर्स को इश्यू करके मार्केट में पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम इक्विटी की तरफ तो नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? डेट का। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? मोर डेट, मोर इक्विटी, इक्वल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, या लेस डेट। तो यहां पर हम इक्वालिटी तो नहीं बट हाँ मोर डेट और लेस इक्विटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीट ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड। एक वो टाइम पीरियड कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया रॉ मटेरियल के लिए और एक्चुअल में आपको वो रॉ मटेरियल मिल गया, वो जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं? उसे लीड टाइम कहते हैं, प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, या प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं? बताइए, हमने पढ़ा है ये, तो आई होप कि आपने आंसर बता दिया होगा। उसे लीड टाइम कहते हैं। बस मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये लीड टाइम वाला जो आपने टॉपिक है ये कहाँ पढ़ा है, कौन से पॉइंट में पढ़ा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ROI is an important determinant of the company's ability to use the trading on equity and the capital structure। उन्होंने कहा ROI एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये डिसाइड करने का कि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज करनी है या नहीं और अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, तो उस टाइम पे ROI एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। बात तो मुझे ये बिल्कुल सही लग रही है भाई। रीजन असर्शन में सबसे पहले तुम यही देखते हैं ना कि बात दोनों सही है या नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो देखना बात की बात है। चलो रीजन देखते हैं। इफ द ROI ऑफ द कंपनी इज हायर, वो कहते हैं अगर ROI हायर है, इट कैन चूज टू यूज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट EPS, दैट इज इट्स एबिलिटी टू यूज द डेट इज ग्रेटर। वो कहते हैं कि अगर ROI कंपनी की हाई आती है तो वो ये शो करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा डेट ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डेट लेने की वजह से आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। तो क्या ये बात सही नहीं है? अभी मैंने आपको फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज बताया था, यही होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो ये बात भी सही है। तो क्या ROI के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं? बिल्कुल। अगर ROI कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो नहीं लोगे आप ज्यादा से ज्यादा डेट, अगर वही ROI कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो आप ज्यादा से ज्यादा डेट लोगे। तो दैट मीन्स आप ROI को तो बार बार कंसिडर कर रहे हो। सो बोथ आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यही तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर? A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर, अगर किसी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हायर दिख रहा है, मतलब कि आगे आने वाले टाइम पे वो कंपनी ग्रो करने वाली है,
इट विल रिक्वायर द हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो क्या उसको हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी? अगर किसी कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल है, ये तो हमने पढ़ा है भाई कि अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे वर्किंग कैपिटल हो, दोनों की रिक्वायरमेंट हाई होती है। तो ये बात तो सही कही जा रही है। so that it is able to meet the higher production sales targets whenever required। और क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उस टाइम पर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा सेल्स करनी पड़ेगी, डिमांड ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए पैसों की जरूरत भी ज्यादा है। बात तो ये भी सही है, तो दोनों ट्रू है। और क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि क्योंकि हायर प्रोडक्शन हायर सेल्स होगा इसलिए रिक्वायरमेंट ज्यादा है? तो यहां पर भी मैं यही कहूंगी बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैप्टर बहुत इजी है। सिर्फ आपने फैक्टर का मतलब समझना है, उसे रिलेट करना है उस टॉपिक के साथ कि क्यों ये वाला पॉइंट इस टॉपिक में गिवन है, कि अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप बात कर रहे हो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की, तो वो क्यों आ रहा है इसके अंदर और उससे उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आपने ये लिंक क्रिएट कर लिया तो ये चैप्टर सच में बहुत ईजी है। आपको मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, सिर्फ समझना है और सारी बातों को लिखना है। ठीक है, चलो, तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट आपको ये मैच करना है क्या क्या गिवन है। नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, डिविडेंड डिसीजन गिवन है, फाइनेंशियल लिवरेज है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। अब अगर हमें इन सबके मीनिंग पता है तो क्या ही दिक्कत है मैच करने में, है ना। अब जैसे लिखा है नेट वर्किंग कैपिटल, तो देखते हैं, पहले मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कहाँ डिसाइड करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई? ऐसा तो डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड करते हैं, तो ये सेकंड के साथ आ गया। प्रोपोर्शन ऑफ द डेट इन द टोटल कैपिटल, कहाँ हम ये देखते हैं कि हमारे टोटल कैपिटल में कितना डेट हमें रखना है? फाइनेंशियल लिवरेज, उसी की डेफिनेशन थी ये। चलो ठीक है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी, यानी कि आप कह रहे हो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये किसका फॉर्मूला है? नेट वर्किंग कैपिटल। कंपनीज एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट टू एनहांस द अर्निंग पर शेयर, कंपनी सस्ता डेट लेती है ताकि ईपीएस को इंक्रीज किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक, मतलब बहुत सारे बच्चों के मुंह से मैंने ये सुना कि मैम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझ नहीं आता, बट मुझे लगता है कि शायद मेरे बच्चों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आता होगा, उनको देखते समझ में आ जाता होगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, कि डेट का यूज करना, सस्ते डेट का यूज करना, ताकि आप अपनी अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पर जो आपकी कमाई है आप उसे इंक्रीज कर सकें। ठीक है, चलो तो मैच करके देखते हैं। सो फर्स्ट के साथ सी है, तो फर्स्ट के साथ सी यहीं पे दिख रहा है ना। ओके, फिर उसके बाद सेकंड के साथ ए है, ठीक है, थर्ड के साथ बी है, थर्ड के साथ बी, के साथ डी है। हाँ तो ठीक है, यही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, all the decision related to the capital structure should emphasize on increasing the shareholder wealth। जितने भी डिसीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़नी चाहिए भाई। ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा, इससे तो हम पीछे हट ही नहीं सकते कि भाई जिन्होंने हमारा पैसा लगाया हमारे बिजनेस के अंदर, हमें उनकी वेल्थ को इंक्रीज ही करना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। Trading on equity refers to increase in profit earned by the equity shareholder due to the presence of the fixed financial charges like interest। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। उनका प्रॉफिट मतलब उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस रखे हैं इंटरेस्ट जैसे, जिसकी वजह से ईपीएस बढ़ रहा है। ये तो उसकी डेफिनेशन ही है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग मोर पीपल इन्वेस्ट इन डेट, जब स्टॉक मार्केट में आपके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही होती है यानी कि शेयर्स की प्राइस बढ़ रही होती है, तो ऐसे में कंपनीज डेट से पैसा उधार लेती है। कितनी गलत बात बोल रहे हो, डेट से पैसा उधार लेंगे? क्यों? शेयर्स बेचने में ज्यादा फायदा हो रहा है तब भी हम डेट इशू करेंगे? क्या ये सही है? स्टेटमेंट 1 ही गलत बोल दी इन्होंने, तो स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लेते हैं। डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट में मेक द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी। यस, कि अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है तो ऐसे में अपने शेयर्स इशू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो ये मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी,
स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बी ही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हमारे एमसीक्यू खत्म होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें बताना है कि कौन सा फॉल्स है। इफ अ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, इट कैपेसिटी टू यूज द डेट इज हायर। मतलब कि अगर बिजनेस रिस्क कम होता है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ाया जा सकता है। ये तो हमने पढ़ा है कि दोनों में से कोई एक रिस्क कम होना चाहिए, तो ये तो ट्रू हो गया। इफ द स्टॉक मार्केट्स आर बुलिश, बुलिश का मतलब क्या होता है, जब आपके स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। सो इक्विटी इज ऑफन प्रेफर्ड बाय द कंपनी इन सच अ सिचुएशन। तो ऐसे में लोग डेट नहीं इक्विटी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही है ये बात भी। वर्किंग कैपिटल अफेक्ट्स बोथ द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को अफेक्ट करती है, तो ये बात भी सही है। करंट एसेट्स आर नेवर फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। करंट एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं कर सकते। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि करंट एसेट्स का पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से नहीं आ सकता? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये फॉल्स हुआ ना, और ये फॉल्स है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी अब कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। मतलब सीधे सीधे नहीं लिखा जा रहा था, घुमाया गया है पूरी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट एमसीक्यू। इन केस ऑफ बूम, यानी कि बूम टाइम पर द सेल्स एंड द प्रोडक्शंस आर लाइकली टू बी लार्जर, सो लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बूम पीरियड के टाइम पर सेल्स, प्रोडक्शन, डिमांड सब बढ़ रही होती है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी। As against this, the requirement of working capital will be lower during the period of depression. But depression में इसी का अपोजिट होता है। तो बताओ कौन सा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का फैक्टर यहाँ पर हाईलाइट हुआ है? कौन सा फैक्टर है यहाँ पर जो आपको लगता है? हालांकि ये फिक्स्ड नहीं, आप इसे वर्किंग कैपिटल कर लीजिए, ठीक है? ये वर्किंग कैपिटल का फैक्टर है हमारा। चलिए बताइए कौन सा फैक्टर है हमारा? ऑपरेटिंग साइकिल, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल या स्केल ऑफ ऑपरेशन? तो ऐसा भी हमने पीछे ही पढ़ा था, बिजनेस साइकिल। ठीक है चलिए हो गए कंप्लीट। अब फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एमसीक्यू में आपके कितने मार्क्स आए, कि आप एमसीक्यू कितने करेक्ट यहाँ पर कर पा रहे हो, फटाफट से मुझे बता देना। ठीक है चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारी क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हुई है केस स्टडीज। अब केस स्टडीज करने का हम सभी को पैटर्न पता है कि क्या करना होता है। कभी भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, पॉइंट्स चेक करने हैं पहले नीचे से, वहाँ से कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ से थोड़ा सा सोचना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद हम अपने केस स्टडी में उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बताना है और स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सो आइडेंटिफाइड। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई करूंगी उसी की मुझे इंपॉर्टेंस बतानी है 2। ठीक है सो Ramnath Limited is dealing in import of organic food items in the bulk. The company sells the item in the smaller quantity in attractive packages. Performance of the company has been up to the expectations in the past. Keeping up the latest packaging technology, the company decided to upgrade its machinery. ठीक है तो बेसिकली उनका काम है कि वो इम्पोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड को बल्क में, कंपनी आइटम्स को फिर स्मॉलर क्वांटिटीज में बेचती है अट्रैक्टिव पैकेजेस के अंदर। परफॉर्मेंस कंपनी की जो है वो अप टू द एक्सपेक्टेशंस है पिछले टाइम से, और अपनी लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए कंपनी ने अब अपने मशीन को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने के बारे में सोचा। सो फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर विक्रांत धुल एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड। सो मिस्टर विक्रांत ने क्या किया, क्योंकि उनको एक मशीन अपग्रेड करनी है यानी कि टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करना है, सो उन्होंने एस्टिमेट किया द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग। कितने पैसों की जरूरत है और कब जरूरत है, इसके लिए उन्होंने एस्टिमेशन स्टार्ट किया। दिस विल हेल्प द कंपनी लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस, जिसकी वजह से वो लिंक कर पाए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को। Therefore, Mr. Vikrant Dhul begin with the preparation of the sales forecast for the next 4 years. और इसी के बेसिस पर उन्होंने सेल फोरकास्ट करनी शुरू करी। He also collected the relevant data about the profit estimates in the coming year. और उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट एस्टिमेट्स भी कलेक्ट करने शुरू करे। By doing this, he wanted to be sure about the availability of funds from the internal sources, ताकि पता चल सके कि इंटरनल सोर्सेज से कितना पैसा आ जाएगा। एंड फॉर द रिमेनिंग ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, और बाकी के लिए वो क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में सोचेंगे।
तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर में 2 ही हो गए, है ना? कौन कौन से? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लो और दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप जब भी देखेंगे ना तो वहां पर रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी की बात होगी, कितना चाहिए, कब चाहिए। तो बेटा कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। और उसी की 2 इंपॉर्टेंस, ये जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा होगा कि हाईलाइट किया है, बेसिकली यही उनकी इंपॉर्टेंस भी है कि इट हेल्प्स इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद फाइनेंसिंग डिसीजन, इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ही है। अब यहाँ उन्होंने ये नहीं बोला कि ऊपर से हाईलाइट करो, उन्होंने तो ये बोला है कि बस जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई किया है उसी की आपको 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर ली, मैं तो कहूँगी 2 और एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इट हेल्प्स इन लिंकिंग द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ये भी आप लिख सकते हैं। डिटेल्ड आपको ये प्लान बताता है कि आपके आगे आपके जो फ्यूचर अफेयर्स हो सकते हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑपरेशंस वो क्या होने वाले हैं, मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड, ठीक है। ये आपको बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बचाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। 2 फैक्टर बताने हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के, 2 फैक्टर्स, ठीक है। ओके, तो मुझे आप लोग सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की एक्रोनिम क्या थी। मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताएंगे कि वो कौन कौन सी एक्रोनिम्स है जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को यहाँ पर आपको प्रेजेंट करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कनव, after passing out of the college with a specialization in renewable energy, was determined to start a solar power plant. The venture required heavy investment in plant and machinery and less on the manual labor. ये जो उन्होंने स्टार्ट करने के बारे में सोचा अपना प्रोजेक्ट, अपना वेंचर, उसके अंदर प्लांट्स मशीनरी यानी कि मशीनों में पैसा ज्यादा लगेगा, मैनुअल लेबर में कम पैसा लगेगा, ठीक है। Kanav invested in the latest solar panel technology and infrastructure and purchased the latest solar panels, inverters, battery storage system, मतलब वही इसने latest technology का इस्तेमाल किया। Despite the high risk, substantial investment, Kanav's business has good expansion possibilities, और ऐसे में यहाँ पर दिख रहा है कि उसको expansion करने का मौका मिलेगा। The world was increasingly moving towards a clean energy solution, so there was a growing demand for the sustainable power sources. So Kanav decided to create a higher capacity to meet the anticipated demand quickly. तो उसे लग रहा है कि इन फ्यूचर भाई ऐसा होने वाला है कि हम एक्सपेंड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो उसको हमें मीट करना है ऑन टाइम, तो उसके लिए आज से हम प्रिपेयर करेंगे। सो दिस एंटेल्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स विद Kanav was able to arrange. So as the year passed, the solar power plant did very well and played a pivotal role in the city's transition towards a greener and a more sustainable future. तो मतलब उसने जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उससे अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली। सो आवर पॉइंट इज कि कौन से 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं। जहां मैंने ये बोला कि मशीनों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, लेबर में इन्वेस्टमेंट कम, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कैपिटल इंटेंसिव, ऐसे टेक्निक को क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसका मतलब उसने चॉइस करी है कि अब उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चाहिए, जिसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई। तो ये कौन सा पॉइंट था आपका जहां पर आप टेक्निक्स के बारे में सोचते हो, तो ये पॉइंट था आपका चॉइस ऑफ टेक्निक। तो एक पॉइंट तो आपने यहां से देख लिया है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, जब उसने ये बोला कि मुझे आगे जाके एक्सपेंड होने का मौका मिलेगा और उसके लिए मुझे आज ही प्रिपेयर करना है, मतलब कहीं ना कहीं उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पर हमें पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। सो 2 पॉइंट भी मिल गए हैं और कॉन्सेप्ट भी हमने बताई दी है कि कहाँ कौन सा है, वो हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, कोहली जी कुछ बताने वाले हैं क्या, 3 फैक्टर्स बताने हैं अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सॉरी ये 24 है, 23 पे चलते हैं पहले। स्टेट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है और आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कौन सा फैक्टर जो यहाँ पर है। पहली बात तो फाइनेंशियल डिसीजन कितने होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, 3, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, मतलब उन तीनों में से हमें यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा दे रखा है। सो कोहली फंड्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
थिंक्स ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। कोहली साहब डिसाइड करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। द कंपनी नोज दैट द प्रोजेक्ट विल बी अ सक्सेसफुल वेंचर इन द ईयर्स टू कम, और कंपनी को पता है कि आगे आने वाले टाइम पे ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। As of now, it tries to figuring out the revenue generated by the project and the capital and expenses that will be involved in it. और अब वो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि उसके लिए कितना रेवेन्यू आएगा, कितना खर्चा हो जाएगा। मतलब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा लगाया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा। उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सोचा है, उस प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करना है। कंपनी पहले से ही जानती है कि वो सक्सेसफुल रहेगा। आज सोच रहे हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा प्रोजेक्ट या कितने एक्सपेंसेस होंगे। आज सोच रहे हैं कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। तो याद करो ये पॉइंट तो होगा कौन सा वाला, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। आप बेसिकली किसके बारे में सोच रहे हो कि कितने कैश फ्लोज हमारे यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो आप फिगरिंग आउट कर रहे हो इस सब चीज़ों के बारे में, तो पॉइंट तो आपको ये पता चल गया। अब कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट आपने कहाँ पढ़ा है, कौन से फाइनेंशियल डिसीजन में जब आप पैसा लगा रहे होते हो तब इस चीज़ के बारे में सोचते हो। अब आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन की मैम फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हम इस तरीके से ही यहाँ पर लिख कर आएंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कौन से वाला है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, और उसमें से उसका कौन सा फैक्टर यहाँ पे दिखाया गया है, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर होगा, ठीक, ओके। अब हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हों कि मैम फाइनेंसिंग डिसीजन क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी कि पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस कैसे कैसे होंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ बूम, यानी कि हमारी जो इक्विटी मार्केट्स है उसमें बूम चल रहा है एंड देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया है। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, दिस हैज रिजल्टेड इन अ लॉट्स ऑफ न्यू वेंचर vying for a market share and old enterprises trying to keep up with the pace which changes are taking place in the economy. This technological innovation has helped even smaller businesses to compete on a global scale. Identify and explain the 3 factors highlighted above which affect the working capital requirement. कौन से 3 फैक्टर है जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो बोला गया है कि इक्विटी मार्केट जो है वो बूम फेज को फॉलो कर रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट जो है वो बूम फेज की तरफ है एंड देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। तो पहली बात तो ये जो बूम आया है, बूम वाला वर्ड आपने कौन से वाले पॉइंट में पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है बिजनेस साइकिल, ठीक है, कि इस टाइम पर बूम सीजन चल रहा है, बूम पीरियड है। ग्रोथ पोटेंशियल आपने कहाँ पढ़ा है, ग्रोथ पोटेंशियल आपने पढ़ा है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में, ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ा है, दिस हैज रिजल्टेड इन अ लॉट्स ऑफ न्यू वेंचर vying फॉर द मार्केट शेयर, ओल्ड एंटरप्राइजेस ट्राइंग टू कीप अप विद द पेस, यानी कि कहीं ना कहीं कंपटीशन की बात हो रही है। तो यहाँ आगे आपका लेवल ऑफ कंपटीशन। चलो 3 आइडेंटिफाई करने थे, 3 हमने आइडेंटिफाई कर लिए। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों के आई होप कि सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। अब मुझे सारे बच्चे ये बताएंगे कि यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए, 20 में से कितने आए और टोटल आपके 32 में से कितने आए। सो आई होप कि आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, सबको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो मिलूंगी अब मैं आपसे इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थोड़ा सा और रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।